नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम 25 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें से कई प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुभव है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपका लक्ष्य बीएसएफ ट्रेडमैन में चयन होना है तो इस पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को लगातार देखिए। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए कर शुरू करते हैं हम आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मगही और भोजपुरी बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। मगही और भोजपुरी बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जाता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही और भोजपुरी बोलियां आती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गोस्वामी तुलसीदास कृति विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। रामचरितमानस की जो रचना की गई है वो किस बोली में की गई है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर बुंदेली? तो इसका राइट आंसर क्या है? रामचरितमानस जो उसकी रचना की गई है वो अवधी भाषा में की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त मतलब कि द्विगुण व्यंजन इनमें से कौन से हैं? जल्दी बताइए। हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो इसका राइट आंसर सभी को दिख रहा है, ड और ढ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वागीश शब्द काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐसा ही एक शब्द है सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द बार बार पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करके जाएंगे। तो वागीश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वाक धन ईस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निर्विवाद शब्द में कौन सा शब्द समास है? इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। निर्विवाद शब्द में इनमें से कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? तो मैंने आपको बताया था जिस भी शब्द के आगे आपको अव्यय लिखा हुआ दिख जाए, अव्यय लगा हुआ दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमेशा अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्विवाद में कौन सा है? तो अव्ययभाव समास इसमें हो जाएगा। तो अब इसमें अव्यय कौन सा लगा हुआ है निर्विवाद में? जो आपका नी लगा हुआ है, नी जो है यह एक अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? याद रखना, पुत्री का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? दुहिता, तनया या फिर तनुज या फिर आत्मजा? जल्दी बताइए, पुत्री का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, पुत्री का पर्यायवाची तनुज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सृष्टि। मैंने बताया था ना सृष्टि, तो सृष्टि का सही विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? काफ़ी बार मेरे प्रैक्टिस सेट में भी ये शब्द रिपीट हुआ है। तो सृष्टि का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। विनाश, प्रलय, वृष्टि या फिर मरण? तो सृष्टि का सही विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का सही विलोम होता है दोस्तों प्रलय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दुर्व्यवहार शब्द में कुल कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक शब्द दिया हुआ है दुर्व्यवहार, तो इसमें कुल कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? जल्दी से बताइए, 1, 2, 3 या 4? उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे? मैंने आपको बता रखा है, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। जितना ये टूट सके संधि विच्छेद में उतना इसको तोड़ लीजिए। जैसे कि मैं आपको दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद बता दूं,
एक तो हो जाएगा इसमें दुर, धन, वि, धन, अव, धन, हार। तो ये हो जाएगा दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसमें पहचानना है उपसर्गों की संख्या। तो उपसर्ग आसानी से पहचान सकते हैं, मैंने बता रखा है जो लास्ट का शब्द होता है इसे तो हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। ये तो प्रत्यय हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी ये उपसर्ग हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। इसमें 3 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद करना, जितने भी उपसर्ग या प्रत्यय के क्वेश्चन आते हैं आप उसे संधि विच्छेद में तोड़ लीजिए, आसानी से उपसर्ग और प्रत्यय उसमें से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, इसमें एक शब्द दिया गया है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना जो है कौन से ऑप्शन में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये आपको छांटना है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योत्सना। ऑप्शन डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अनेकों लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा। तो ऑप्शन बी हमें गलत लगता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, चारों ऑप्शन देखने जरूरी हैं। मेरे पास केवल 100 रुपये हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे आज बहुत आवश्यक काम है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलती पाई गई है, अशुद्ध वाक्य इसमें ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पर है, जो ये प्रदर्शनी लिखा हुआ है ये प्रदर्शनी नहीं होता है, यहाँ पर होता है दोस्तों अनेकों लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। तो इसलिए ये परफेक्ट हो जाता है, अगर प्रदर्शन होता है यहाँ पर तो गलती नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रदर्शनी इसमें वर्तनी में गलती पाई गई है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, बहुत सुंदर होना, कभी कभी दिखाई देना, दुर्लभ वस्तु होना, या फिर व्यर्थ की बातें करना। तो जल्दी बताइए, गूलर का फूल होना। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, दुर्लभ वस्तु होना, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। क्या है, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी बताओ। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, कार्य करने के लिए असंभव शर्त रखना, बहुत अधिक नखरे दिखाना, ऑप्शन सी है बहाने बनाकर काम से बचना, या फिर ऑप्शन डी है साधनों का अभाव होना। तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करने के लिए असंभव शर्त को रखना ही न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इसका होता है, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी बच्चे BSF ट्रेडमैन की तैयारी अपनी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जठरानल, बड़वानल, दावानल, या फिर कामानल। तो इसका राइट आंसर क्या है, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं दावानल, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो बुढ़ापा में आपको संज्ञा पूछी गई है, तो बुढ़ापा में दोस्तों कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। बुढ़ापा दोस्तों जाति होती है, एक जाति का प्रकार बताता है, नहीं। बुढ़ापा एक व्यक्ति की पहचान बताता है, नहीं। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, या फिर बुढ़ापा एक समूह को दर्शाता है, नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इन सब में क्या होता है, इन सभी में भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है दोस्तों। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
15 जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो जो और सो तो किस प्रकार के सर्वनाम है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। पुरुषवाचक हैं, निजवाचक हैं, संबंधवाचक हैं या फिर निश्चयवाचक हैं? जल्दी बताइए। जो और सो ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो और सो एक संबंध को दर्शाते हैं तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं? तो सभी बच्चे अपना अपना कमेंट में मुझे स्कोर जरूर बताएं और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ दोस्तों एक बार इसे जरूर शेयर कर दें। और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता करके जाया करें कि आज की इस वीडियो में कितना आपका स्कोर रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गिलास में थोड़ा दूध बचा है, इस वाक्य में प्रयुक्त थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? जल्दी बताइए। थोड़ा जो है किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? तो जल्दी बताइए थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? थोड़ा किसको दर्शाता है? वो परिमाण को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। थोड़ा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये क्या है? ये सब परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा में कौन सी विशेषण है? तो ये थोड़ा में परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? दौड़ना, हंसना, रोना या फिर पीना? क्या दौड़ रहा है, क्या हंस रहा है, क्या रो रहा है, क्या पी रहा है? कुछ ना कुछ तो पी रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या है क्रिया से पहले क्या लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, क्या लगाकर देखते हैं और क्या से किससे? क्रिया से पहले। जैसे कि ये क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्रिया है, क्रिया क्या है इसमें? पीना। क्रिया क्या दी गई है इसमें? पीना क्रिया दी गई है। तो पीना से पहले क्या लगा दिया हमने? क्या लगा दिया है इसमें? क्रिया। तो क्या पी रहा है? कुछ ना कुछ तो पी रहा है। अगर मैं बोलने लगूं क्या दौड़ रहा है, भाई ये शब्द तो हुआ नहीं। क्या हंस रहा है, क्या रो रहा है, बिल्कुल गलत ये हो जाएगा। ठीक है, हम क्रिया से पहले क्या करेंगे? क्रिया से पहले क्या को लगाकर देखेंगे। अगर क्या से हमें जवाब मिलता है तो वहाँ पर हमें सकर्मक क्रिया मिलेगी। अगर क्या से जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पर हमें अकर्मक क्रिया मिलती है। तो हमने बोला है क्या पी रहा है, तो कुछ ना कुछ पी रहा होगा। पानी पी रहा है, दारू पी रहा है, जूस पी रहा है, कुछ ना कुछ पी रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। श्याम ने पत्र लिखा होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? जल्दी बताइए। श्याम ने पत्र लिखा होगा, यह किस काल का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर हेतु हेतु भूतकाल? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। श्याम ने पत्र लिखा होगा तो क्या है? शायद लिखा हो या ना लिखा हो, क्या है? एक संदिग्ध है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संदेह है हमें, तो यहाँ पर हमें संदेह है कि शायद ही लिखा हो। श्याम ने पत्र लिखा होगा, संदेह की बात है, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, इस वाक्य में बंदूक से कौन सा कारक है? जल्दी बताइए। बंदूक से कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म या फिर संप्रदान कारक? जल्दी बताओ। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इस तरीके से आपको ये कारक याद होने चाहिए। तो बंदूक से के साथ में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो से के साथ में करण कारक इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हम अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विदुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी बताइए। विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुरी, साधव, विधवा या फिर वधू? जल्दी बताइए। विदुर का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या होगा? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर बोला जाता है, और जिसका पति मर गया हो, तो क्या पूछा गया है? इसका स्त्रीलिंग पूछा है, तो जिसका पति मर गया उसे क्या बोलेंगे? उसे हम विधवा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, विदुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? जल्दी बताइए। चाकू शब्द का बहुवचन रूप इनमें से क्या होगा? चाकुओं, चाकुएं, चाकवे या फिर चाकू? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। चाकू शब्द का
बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कभी आपने दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, क्योंकि कभी भी आपने ये नहीं लिखा देखा होगा कहीं भी चाकुओं लिखा हो, चाकुएं लिखा हो, क्या होगा, जहाँ भी चाकू रखे हुए होंगे ना बहुत सारे, आप उन्हें भी यही बोलेंगे चाकू रखे हैं, चाकू रखे हैं। एक चाकू होगा कि चाकू रखा है, तो वहाँ पर चाकू ही इसका बहुवचन होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं कर रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है 22 से 25 इसी पैराग्राफ में आपको सॉल्व करने हैं। तो पैराग्राफ के क्वेश्चन आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिए हैं। तो देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ है नियमों का स्वेच्छा से पालन करना। प्रकृति भी कठोर अनुशासन में बंधी है। सूर्य का समय उदय और अस्त होना, ऋतुओं का एक निश्चित क्रम में आना, यह सब प्रकृति का अनुशासन ही है। मनुष्य जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। विद्यार्थी काल में सर्वाधिक महत्व विद्यार्थी काल में होता है। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करता है और अपने दैनिक कार्यों का नियमबद्ध तरीके से पूरा करता है, सफलता हमेशा उसके कदम चूमती है। इसके विपरीत अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन पतवार विहीन नाव के समान होता है, जो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी टकराकर डूब सकती है। इसलिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। तो इसका शीर्षक मैं आपको बता दूं, शीर्षक भी पूछा जाएगा। तो शीर्षक किसके लिए है, तो इसमें अनुशासन की बात की गई। शीर्षक तो आपको पहला क्वेश्चन का राइट आंसर, एक क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। शीर्षक क्या है, अनुशासन की बात इसमें शीर्षक में की गई है। ठीक है, किस ऊपर ये है, तो ये अनुशासन के ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों हमारा, गद्यांश के अनुसार अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो गद्यांश के अनुसार वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है, दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं, तो नियमों को स्वेच्छा से पालन करना ये हो सकता है, बिल्कुल बताया गया है। सजा के डर को कम करना बिल्कुल गलत है, या फिर समय बर्बाद करना बिल्कुल गलत है। तो अनुशासन उसमें बताया गया है नियमों का स्वेच्छा से पालन करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी 22 का राइट आंसर हो जाएगा। जो पैराग्राफ में दिया हुआ है अनुशासन का वास्तविक अर्थ नियमों का स्वेच्छा से पालन करना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के अनुशासन का उदाहरण क्या है, जल्दी बताइए। प्रकृति के अनुशासन का उदाहरण क्या है। हवा का तेज चलना, नदियों का सूख जाना, सूर्य का समय पर उदय और अस्त होना, या फिर पहाड़ों का खिसलना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाता है। सूर्य का एक टाइम होता है उदय और अस्त होने का, तो यही आपको पैराग्राफ में भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गद्यांश के अनुशासनहीन व्यक्ति के जीवन की तुलना किससे की गई है। सूखे पत्ते से, बीमार व्यक्ति से, या फिर पतवार विहीन नाव से, या फिर भटकते हुए मुसाफिर से। तो जो हमारे अनुशासनहीन व्यक्ति हैं उनकी जो तुलना की गई है वो पतवारहीन विहीन नाव से की गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी पैराग्राफ में आपको बताया गया है वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। मतलब जो हमारा गद्यांश है इसका टाइटल पूछा गया है, किसके ऊपर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शीर्षक इसका क्या है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन का महत्व इसमें बताया गया है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये पैराग्राफ आपको समझ आया होगा। तो अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक इस 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में ठीक हुए हैं। तो सभी बच्चे अपना अपना कमेंट में मुझे स्कोर जरूर बताएं कि 25 कितने बच्चों के ठीक हुए हैं। बाकी बच्चे भी अपना अपना स्कोर कमेंट में बताएं कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपना अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।